नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहित आर्या जी हैं। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 13 जुलाई यानी ठीक 2 दिन पहले ही सर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। 3 महीने पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे। काफ़ी चर्चित वकील रहे हैं और काफ़ी चर्चित जज भी रहे हैं। इनके कई सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स होते थे ऑर्डर शीट के, या जो ऑर्डर्स और कोर्ट हेयरिंग में होती थी, वो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए हैं। 2013 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज बनते हैं और 2015 में परमानेंट जज बन जाते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो सर, आज हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कई जजेस जो है इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर चुके हैं। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों को और जुडिशरी को कैसे इम्पार्शलिटी मेंटेन रखते दोनों में? देखिए, जुडिशरी का अपना एक अलग डोमेन होता है। जब हम जुडिशरी में एज ए जज जाते हैं तो या तो हम जुडिशल ऑफिसर रहते हैं, जो कि जुडिशल जुडिशल सर्विसेज से जाते हैं, और हम लोग जो लॉयर्स से जाते हैं वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं। सभी जजेस जो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं उनका एक एडवोकेट का बैकग्राउंड होता है, उनकी अपनी एरिया ऑफ प्रैक्टिस होती है, और उनके चॉइसेस होते हैं रिगार्डिंग देयर लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इन सब चीज से आगे बढ़ करके जब उनका सिलेक्शन होता है तो ये देखा जाता है कि ये अमुक व्यक्ति जो है अच्छा लॉयर है, अच्छा एडवोकेट है, जज बनने के लिए लायक है या नहीं। जिसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, वो कॉलेजियम 2 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस बैठ के कॉलेजियम फॉर्म करते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स जो एलिजिबल होते हैं उनके रिकमेंडेशंस करने के पहले कई एस्पेक्ट्स उनके असेस किए जाते हैं, वेदर ही इज बिफिटिंग टू बिकम अ हाई कोर्ट जज और नॉट। जब हम जज बनाए जाते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उस कुर्सी के प्रति वफादार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, और पूरी शिद्दत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का भाग बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट ऑफ फेथ एक जज के ऊपर रिपोज किया जाता है, ताकि जब जज बनने के बाद अपनी सारी पुरानी एक्टिविटीज को दिमाग में एक कोने में रख करके एक जज के नाते इम्पार्शियल तरीके से संविधान की कसौटी में फैसला दे और लोगों को न्याय दे। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आप जज रहते हैं तब तक आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप, जैसा मैंने बताया, ऐसा कार्य करेंगे। जी। लेकिन एक बार जज की पोजीशन से रिटायर होने के बाद आप पुनः एक नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। या तो आप वकालत करते हैं, या आप किसी सोशल एक्टिविटीज में जाते हैं, या जो भी एरिया आपके चॉइस का है उसमें जाकर के आप अपना काम करते हैं। तो एक बार जज का ऑफिस छोड़ने के बाद हम सभी लोग जो रिटायर होते हैं वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, और हमको पूरा अधिकार है कि हम अपने उस जीवन को किस रूप में ढालें और किस क्षेत्र में अपना जीवन आगे ले जाए। इसलिए बिल्कुल ये सर। कहना कि आप जज बनने के बाद पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं, यहाँ संभवतः आप मिक्स ये करते हैं कि जज पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है। जज या तो रिजाइन करके या रिटायर हो करके अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो उसमें मेरे मत में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि जज पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। इसमें एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि बीजेपी ही क्यों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकते थे। अच्छा सवाल है आपका। मैंने पिछले 2 दिनों में ही लोगों को ये बताया है कि हम्म। मुझे बीजेपी को ज्वाइन करने के जो कारण है वो ये हैं कि ये पार्टी
नेशनल पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम्म। इसमें रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों का समावेश है। इसमें इसका एक कल्चर है, इसकी एक संस्कृति है जो मेरे विचार सनातन काल की संस्कृति और अध्यात्म दोनों से जुड़ी हुई है। हम्म। ह्यूमन वैल्यूज की ये कदर करते हैं। इनके कोर इश्यूज जो इनकी नीतियों में है वो अध्यात्म और संस्कृति दोनों को पिरोए हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरी फिलॉसफी हमेशा ये रही है कि चाहे मैं एज ए एडवोकेट रहा या एज ए जज रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं लोगों के साथ लोगों को न्याय दिलवा पाऊँ और लोगों के साथ न्याय कर सकूं। मैंने कभी तकनीकी के आधार पे कानून की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करी। मैंने हमेशा कानून को एक सब्सटेंटिव जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में इंटरप्रेट किया और लोगों को न्याय दिया। तो ऐसी स्थिति में जहां पर न्याय देने के लिए आपको एक कंपैशन होना चाहिए, एक आपके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए कि कैसे न्याय दें। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब मैंने उस वक्त, परसों 13 तारीख की बात है, जब मैं वहां पे संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करने गया था जिसमें मुझे जी। मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने तीन कानून जो अभी क्रिमिनल लॉ में आए हैं उस पर बोलने के लिए बुलाया हाँ था। जी। तो मैंने ये हम्म। देखा मेरे मेरे वक्तव्य के बाद जो लोगों का वहां पे प्रतिक्रिया थी वो बड़ी सकारात्मक थी और ओके। बड़ी उत्साहित थी। और लोगों का जो हमने देखा व्यवहार और लोगों का जो देखा मैंने ये उनका 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 उनकी लगन, उनका व्यवहार, उनका हम्म। उनका उनकी इच्छा और उनकी चेष्टाएं हम्म। जिन्होंने व्यक्त किया कि साहब आपने इतना जो अच्छा वक्तव्य दिया है, आप हमारी ही संस्कृति के हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे परिवार का सदस्य बने। तो मुझे वैसे भी बीजेपी की चूंकि मूल सिद्धांतों से मैं वाकिफ, मैं उनको मानता हूँ। और मेरी, जैसे मैंने कहा, मेरी फिलॉसफी लाइफ के प्रति जो है उनके कोर इश्यूज और कोर नीतियों से मिलती जुलती है। तो मैंने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं और मुझे ऐसी हम्म। पार्टी के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी कि लोगों के साथ मैं पब्लिक लाइफ में रहता हुआ एक सब्सटेंटिव जस्टिस और कर सकूं जो मैं एज एन हम्म। एडवोकेट और एज जज करता आया हूं। सर, इसमें एक चीज और समझना चाहूंगा। बीजेपी तो आपने ज्वाइन कर ली, चुनाव उनाव भी लड़ने का कुछ इरादा है? मैंने कहा आपसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जी सर। बीजेपी से जुड़ने का मेरा मुख्य कारण है कि मैं हम्म। समाज के उन वर्गों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर हम्म। प्रिविलेज्ड हैं, जो हैव नॉट्स हैं, जो इलिटरेट हैं, जो इग्नोरेंट हैं और जो मुख्यतः रूरल एरिया में रहते हैं, उन सब की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति मेरी बहुत बड़ी एक इच्छा है कि उनको मैं हम्म। सोशल लाइफ में मेन स्ट्रीम में कैसे लाऊं, उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छा करते। और ठीक है मेंटल सर। हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो हम्म। आगे मेरी इच्छा है, उनकी एजुकेशन, उनका मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल हेल्प, ये दो चीजें कोर चीजें हैं जिनको कि हम्म। अगर हम लोग सही तरीके से क्रियान्वित करें या इम्प्लीमेंट करें, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी अच्छी हम्म। शिक्षा है, तो कोई कारण हम्म। नहीं है कि हम उन सभी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद रही बात हाँ ये सर। कि उनको किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरा सोचना हाँ। है
आज आप देखिए, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या कोई पब्लिक सर्विसेज हो, जो जो कोविटेड पोजीशंस हैं, हम्म। आपने देखा हम्म। होगा कि हमारे जो विलेज बैकग्राउंड के लोग हैं या रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनमें जज्बा है, कन्विक्शन है, एक कमिटमेंट है, एक फोकस है, ये लोगों ने उन परीक्षाओं में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बनस्पत बिल्कुल। जो बच्चे हम्म। पब्लिक स्कूल से जाते हैं। मैं ये नहीं कहता वो करते नहीं है, परसेंटेज काफी वेरी करता है। तो जब वो बच्चे में, देखिए हर एक में कुछ नैसर्गिक रूप से कुछ ना कुछ गुण होता है। बिल्कुल। किसी को बिल्कुल। अगर रास्ता मिला, तरीके मिले, तो वो गुण जो है वो विकसित हो जाता है। अगर रास्ता या तरीके या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो मर जाता है। हम्म। तो बिल्कुल। इच्छा, पर्पस ये है कि उन लोगों के अंदर अगर उनको अच्छा हेल्थ और एजुकेशन दे करके उनकी हम कैपेसिटी को एसेस कर सकें कि ये हम्म। अमुक व्यक्ति किस लाइन में जा सकता है। कैरियर हम्म। काउंसलिंग को कहते हैं आप लोग। इनकी एक पूरी प्रिमिटिव स्टेज में अगर हो जाए, तो उस लाइन में उनका डेवलपमेंट हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। आप मुझे विश्वास हम्म। करिए कि अगर हम इन प्रक्रियाओं के ऊपर और फोकस करें, आप देखिए हमारे जो युवा वर्ग का पूरा तबका है पूरे हिंदुस्तान का, ये एक बहुत बड़ी कैपिटल बन करके कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जिसको बिल्कुल लोग सर, बर्डन इसमें। समझते हैं पॉपुलेशन जी को, सर। वो लोग बच्चे हमारे स्किल डेवलपमेंट करके अपना अपना हुनर दिखा करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ना केवल अपनी जीवापिका जीवापिका कमाएंगे, बल्कि समाज हम्म। और देश दोनों में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज और समझना चाहूंगा। एक जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, मैं वो हेयरिंग का आपका जो आपने कही थी बात उसी का जिक्र करूंगा। तुम एक चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें अफसर किसने बनने दिया। अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला था, आपने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको फटकार लगा दी थी। ये क्लिप काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा और भी क्लिप्स वायरल होती रहती हैं। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली देखिए क्या होता है कि सही मायने में जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस क्लिप का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब मैं ओके। जज नहीं। हम्म। जज रहते जो हमने काम किया उसके ऊपर ना तो मुझे टिप्पणी करना है, और ना ही हम्म। उसमें कोई मुझे अपना 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 कोई एक्सप्लेनेशन देना। एज अ जज ओके। जो कर दिया वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें एक चीज है, आपने नए क्रिमिनल लॉज का जिक्र किया। तो हाँ, जो अभी ये इम्प्लीमेंट हुए पूरे देश भर में, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये लॉज? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अपने हम्म। वक्तव्य में भी कहा कि राम राज्य में जो रामायण हम्म। में है, ये परिकल्पना क्या, ये प्रैक्टिस थी कि जी। नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, सभी को समान अधिकार दिया गया हम्म। था अपनी बात रखने के। ये नैसर्गिक न्याय का एक कंपोनेंट है, जिसको बोलते हैं जी। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। हम्म। एवरीवन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ट, एंड फेयरनेस। राम राज्य में ये तीनों चीजें चरितार्थ, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। हम्म। सनातन काल में स्त्रियों को यथोचित उस वक्त के कानून व्यवस्था के में देखते हुए स्थान दिया गया था, सम्मान दिया गया था, उनकी रक्षा का प्रावधान था। हम्म। महाभारत में भी आपके भ्रम को दूर करने के लिए और धन की रक्षा के लिए मर्यादा और अनुशासन की स्थापना की गई थी। ये सारी चीजें एक बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रॉपर हम्म। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस कानून को देखें, तो इस कानून की तीन या चार बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ।
हम तीनों कानून को साथ जोड़ के चल रहे हैं। पहला बिल्कुल। कि ये दंड प्रक्रिया से न्याय प्रक्रिया की ओर जाने वाला एक्ट है। जी सर। इसमें ये भी प्रासंगिक है आपके लिए कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में राज करना शुरू किया हम्म। तो एक इनके लॉर्ड मैकेवली थे। 1835 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में एक स्टेटमेंट दिया था, और उसके पहले वो हिंदुस्तान घूमे थे। ओके। उन्होंने कहा, मैं पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरा हिंदुस्तान देख लिया, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला और मुझे एक भी अनपढ़ इंसान नहीं मिला। हम्म। हिंदुस्तान की संस्कृति और अध्यात्म इसकी रीढ़ की हड्डी है, और इसको सुदृढ़ बनाता है इनकी शिक्षा पद्धति। बिल्कुल। अगर इस शिक्षा पद्धति को हमने नहीं तोड़ा तो इनके अध्यात्म और सांस्कृतिक रिच हेरिटेज को बोलते हैं हम लोग, उसको आप अगर नहीं तोड़ पाएंगे या उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, आप इनके ऊपर राज नहीं कर सकते। और इसी वजह से उसी समय से यहाँ पे अंग्रेजी स्कूलों का स्थापना शुरू हम्म। हुई थी। तो इन्होंने, आप, हिंदुस्तान की जनता जो उस वक्त तक काफी कुछ हताश हो चुकी थी, क्योंकि 500 साल का मुगल काल भी बीच में निकल गया था। एजुकेशन लगभग खत्म सी हो गई थी, लगभग, जो कि होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं हुई थी। तो इन्होंने हम्म। डराने का कोशिश, उस डराने की वजह से, डराना ये दंडात्मक प्रक्रिया में करते थे। ये जो है डंडा इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, ये सब थर्ड हम्म। डिग्री मेथड, ये सारी चीजें उसी जमाने की हैं कि ये लोगों में एक फियर साइकोसिस क्रिएट करते थे कि तुम हमारे नौकर हो, नौकर के जैसे रहो, हम्म। और नहीं रहोगे तो तुम्हें एक तीव्र दंड से तुमको सजा सुनाई जाएगी। तो ये हम्म। इस मानसिकता से निकाल करके न्याय की प्रक्रिया की तरफ जाने वाला ही काम, ये सिटीजन सेंट्रिक है। आज आप देखिए, तीन चीजें बताई मैंने आपको कि हम्म। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी है। आज उसमें जो भी ऑफिसर अरेस्ट करता है, उसमें डिप्टी एसपी से लोअर लेवल का ऑफिसर बिना उसकी कंसेंट से अरेस्ट नहीं कर सकता। जो सर्च एंड सीजर्स होंगी उसका वीडियो ग्राफी होगी, मैंडेटरी होगी। इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हर 15 दिन में कंसर्न मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ओके। एफआईआर आप ओरल भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, और कहीं से भी कर सकते हो। एक कॉपी एफआईआर आपको मिलेगी मिलेगी। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी कंसेंट से होगा, वो भी बाय लेडी डॉक्टर होगा। अगर वो नहीं है तो मेल डॉक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अ लेडी करेगा। उसको हम्म। मेडिकल मेडिकल उसको असिस्टेंस मिलेगी। विटनेस का प्रोटेक्शन है इसमें। हम्म। 18 साल से कम बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ तो उसका लाइफ डेथ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना। ये आप देखिए ये कितनी बड़ी चीज है। फिर आपका टाइम फ्रेम है, फिक्स हो गया कि फर्स्ट डेट ऑफ चार्ज हियरिंग से 60 डेज में आप चार्जेस फ्रेम करिए, 45 दिन में आप फैसला दीजिए। अगर हम्म। एक्यूज एब्सकॉन्डिंग है तो उसका एब्सेंशिया में ट्रायल चलेगा, और 90 दिन में उसका फैसला दीजिए। इसके साथ साथ रिफॉर्मेटिव है, बहुत से ऐसी हम्म। प्रोविजंस हैं कि जिसमें कि जी। सोशल सर्विस के रूप में सजा भुगतिए, प्लांट्स लगाइए, कई चीजें हैं उसमें। तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन में लगभग 20 सेक्शंस जोड़े गए हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन में 37 सेक्शन जोड़े गए हैं। और तीसरा ये रिफॉर्मेटरी मेजर्स हैं इसके अलावा
उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये है कि जो ई कोर्ट्स की जो टूल्स हैं उसको उन्होंने इसमें लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। ओके। जैसे आपकी PIF हो सकती है, आपके हम्म। सारे जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्राइमरी एविडेंस कह दिया है। फिर ई सम्मन्स हैं, फिर ऐसे कई फेसेट्स हैं। जैसे मेडिकल एविडेंस ऑनलाइन आती है आजकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, MLC की या पोस्टमार्टम की। जी। फिर इसमें आपका डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड है पूरा, हम्म। ऑर्डर शीट्स पूरी अपलोड हो रही हैं। तो इन चीजों के जी। करने से जो जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट जो इनकॉर्पोरेट किया है इसमें एविडेंस और साक्ष्य अधिनियम में, वो बहुत ही वो मील का पत्थर शुद्ध होगा। और उससे कई प्रकार बिल्कुल। की जो एक ऑब्जेक्शंस आते थे, साहब ये एडमिसिबल नहीं है, ये तो यहाँ का हम्म। डॉक्यूमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, इसका ओरिजिनल कॉपी नहीं है, कैसे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। ऑल दैट इज नाउ ओवरकम with legal बिल्कुल। recognition of electronically generated documents and evidence recorded through computer, through video conference. So हम्म। all the three acts are aimed at for in furtherance of doing substantive justice to all the parties. Even accused का भी ओके। देखिए आप कि अगर वन हम्म। थर्ड ऑफ सेंटेंस आपने अंडरगॉन कर दिया ड्यूरिंग ट्रायल, then you are entitled for bail. So it's a balancing act. Accused का भी प्रोटेक्शन है और ओके विक्टिम का सर। भी प्रोटेक्शन। जी सर, जैसा कि आपने बात रखी, अपनी हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय हो चुका है तो हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक।